हेलो एवरीवन। पिछली कक्षा में हमने गद्य शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, महत्व, विधियाँ एवं सोपान टॉपिक का अध्ययन किया था। आज की इस कक्षा में हम इससे अगले टॉपिक व्याकरण शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, विधियाँ, महत्व एवं सोपान टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है व्याकरण शिक्षण के अर्थ, उद्देश्य, महत्व, विधियाँ एवं सोपान। ठीक है, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि व्याकरण का अर्थ क्या होता है। भाषा को शुद्ध, व्यवस्थित और प्रभावपूर्ण ढंग से बोलने तथा लिखने के लिए जिन नियमों का पालन किया जाता है उन्हें व्याकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में भाषा के शब्दों, वाक्यों, वर्णों तथा उनके सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण भाषा को नियमबद्ध बनाता है और भाषा की शुद्धता बनाए रखता है। भाषा को शुद्ध, व्यवस्थित तथा प्रभावपूर्ण ढंग से बोलने तथा लिखने के लिए जिन नियमों अर्थात जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे ही व्याकरण कहा जाता है। भाषा के अंदर आए शब्दों, वर्णों तथा वाक्यों का सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण। भाषा के अंदर जो वर्ण आते हैं, जो शब्द आते हैं, जो वाक्य आते हैं, इनका सही प्रयोग कैसे किया जाए, इसका ज्ञान किसके द्वारा होता है? व्याकरण के द्वारा। व्याकरण के द्वारा ही भाषा नियमबद्ध बनती है एवं व्याकरण के इन नियमों के द्वारा ही भाषा में शुद्धता स्थायी रहती है। अनेक विद्वानों ने व्याकरण की कुछ परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ विद्वानों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम यह जानेंगे कि व्याकरण की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है भर्तृहरि के अनुसार भाषा में कहाँ कैसा प्रयोग करना चाहिए तथा कौन सा प्रयोग शुद्ध या अशुद्ध है, इसका ज्ञान व्याकरण कराता है। भर्तृहरि के अनुसार भाषा के अंदर कौन से शब्द का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है एवं कौन सा शब्द अशुद्ध है या फिर शुद्ध है, इन सब का ज्ञान किसके माध्यम से होता है? व्याकरण के माध्यम से। ठीक है, दूसरा है बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अनुसार व्याकरण शब्दों और वाक्यों की रचना का विज्ञान है। बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अनुसार व्याकरण है वो शब्दों एवं वाक्यों की रचना का क्या है? विज्ञान है। ठीक है, तीसरा है प्रोफेसर स्वीट के अनुसार व्याकरण वाक्यों में शब्दों के समूहों का अध्ययन करता है। अब हम यह जानेंगे कि व्याकरण शिक्षण का क्या महत्व है। पहला महत्व है भाषा को शुद्ध एवं व्यवस्थित बनाता है। जो व्याकरण है वो भाषा को शुद्ध एवं स्थायी बनाता है, क्योंकि व्याकरण के अंदर नियमों का प्रयोग किया जाता है और नियमों के माध्यम से ही भाषा शुद्ध एवं व्यवस्थित बनती है। दूसरा है विद्यार्थियों को सही बोलना और लिखना सिखाता है। विद्यार्थी व्याकरण के नियमों के माध्यम से शब्दों को शुद्ध बोलना एवं लिखना सीखते हैं। तीसरा है शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देता है। व्याकरण के माध्यम से विद्यार्थियों में शब्द एवं वाक्य रचना का सही ज्ञान होता है। चौथा है भाषा संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है। भाषा में जो भी अशुद्धियां हैं उन सबको व्याकरण के द्वारा दूर किया जाता है। पांचवा है विद्यार्थियों के विचारों को स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलती है। व्याकरण के माध्यम से विद्यार्थी अपने अंदर छिपे हुए विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति कर सकते हैं। छठा है पढ़ने, लिखने, सुनने और बोलने की क्षमता विकसित होती है। व्याकरण के द्वारा ही इन चारों कौशलों का विकास किया जाता है। सातवां है लेखन कौशल तथा रचनात्मकता का विकास होता है। व्याकरण के अंदर नियमों का प्रयोग किया जाता है और भाषा को नियमबद्ध बना कर के ही एक विद्यार्थी के अंदर रचनात्मकता एवं लेखन कौशल का विकास होता है। आठवां है भाषा के प्रति अनुशासन की भावना उत्पन्न होती है। व्याकरण के माध्यम से भाषा के अंदर एक अनुशासन की भावना उत्पन्न होती है। अब हम यह जानेंगे कि व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। पहला उद्देश्य है विद्यार्थियों को भाषा के नियमों का ज्ञान देना। विद्यार्थियों को भाषा के नियमों का ज्ञान दिया जाता है किसके माध्यम से? व्याकरण के माध्यम से। दूसरा है शुद्ध उच्चारण की आदत विकसित करना। भाषा के अंदर शुद्ध उच्चारण की आदत विकसित व्याकरण के माध्यम से ही की जाती है। व्याकरण के नियमों के माध्यम से ही विद्यार्थियों के अंदर शुद्ध भाषा का प्रयोग करने की क्षमता विकसित होती है। तीसरा है सही वर्तनी का ज्ञान कराना। व्याकरण के माध्यम से ही विद्यार्थियों में
सही वर्तनी का ज्ञान कराया जाता है। चौथा है शुद्ध वाक्य निर्माण सिखाना। व्याकरण के माध्यम से ही विद्यार्थियों में शुद्ध वाक्य निर्माण की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, अर्थात विद्यार्थी शुद्ध शब्दों का निर्माण करना, शुद्ध वाक्यों का निर्माण करना किसके माध्यम से सीखते हैं? व्याकरण के माध्यम से। पांचवा है भाषागत त्रुटियों को सुधारना। भाषा के अंदर जो भी त्रुटियां आ रही हैं, उन सभी त्रुटियों को विद्यार्थी व्याकरण के माध्यम से ही सीख सकता है। छठा है मुहावरों एवं लोकोक्तियों का उचित प्रयोग सिखाना। व्याकरण के माध्यम से ही पाठ के अंदर आए मुहावरों एवं लोकोक्तियों का सही प्रयोग करना विद्यार्थियों को सिखाया जाता है। सातवां है विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ाना। विद्यार्थियों के अंदर छिपे हुए विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता व्याकरण शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। आठवां है भाषाई सौंदर्य एवं प्रभावशीलता विकसित करना। व्याकरण शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों में भाषाई सौंदर्य का विकास किया जाता है, जैसे कि भाषा के अंदर आए अलंकार, रस, छंद आदि के बारे में विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाता है, जिससे विद्यार्थियों का भाषाई सौंदर्य का ज्ञान होता है। नौवां है व्यवहारिक भाषा ज्ञान प्रदान करना। व्याकरण शिक्षण के माध्यम से ही विद्यार्थियों में भाषाई ज्ञान का विकास किया जाता है। अब हम यह जानेंगे कि व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। फर्स्ट विधि है सिद्धांत प्रणाली। इस प्रणाली में पहले नियम बताए जाते हैं और उदाहरण दिए जाते हैं। जो सिद्धांत प्रणाली होती है, इस सिद्धांत प्रणाली में सबसे पहले विद्यार्थियों को नियम बताए जाते हैं और फिर उनको उदाहरण दिए जाते हैं। इस प्रकार पहले नियम बता करके फिर उदाहरणों के माध्यम से उनको समझाया जाता है। यह व्याकरण की एक प्रमुख विधि है। ठीक है, इस विधि के अंदर भी अनेक विधियां आती हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है पाठ्य पुस्तक विधि। व्याकरण की पुस्तक के माध्यम से नियम पढ़ाए जाते हैं। शिक्षक उदाहरण देकर समझाता है। जो पाठ्य पुस्तक विधि है, इसमें व्याकरण की पुस्तक होती है, उसके माध्यम से एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को समझाया जाता है एवं विद्यार्थियों को पहले नियम बता करके और बाद में फिर उदाहरणों के माध्यम से समझाया जाता है। दूसरी विधि है सूत्र विधि। नियमों को सूत्रों के रूप में याद कराया जाता है। अभ्यास द्वारा इन्हें स्पष्ट किया जाता है। इसके दोष हैं विद्यार्थी रटने लगते हैं, सोचने की शक्ति कम विकसित होती है। जो सूत्र विधि है, इसमें विद्यार्थियों को सूत्रों के माध्यम से समझाया जाता है या फिर पढ़ाया जाता है। इसमें व्याकरण के जो भी नियम होते हैं, उन सभी नियमों को सूत्रों के रूप में विद्यार्थियों को याद करवाया जाता है। इससे विद्यार्थियों में एक रटने का दोष उत्पन्न हो जाता है और उनकी सोचने की शक्ति कम विकसित होती है, क्योंकि वे सूत्रों को सिर्फ रटने के माध्यम से ही रह जाते हैं। दूसरी विधि है भाषा संसर्ग प्रणाली। इस विधि में भाषा का प्रयोग करते करते व्याकरण सिखाया जाता है। इसकी विशेषताएं हैं अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता। गद्य, कविता एवं वार्तालाप के माध्यम से नियम समझाए जाते हैं। लाभ हैं इसके भाषा का स्वाभाविक विकास होता है। विद्यार्थी व्यवहार में सही भाषा सीखते हैं। इसके दोष हैं नियमों का व्यवस्थित ज्ञान नहीं मिल पाता। जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को पाठ को पढ़ाता है या फिर व्याकरण की पुस्तक को पढ़ाता है या फिर व्याकरण का अध्ययन करवाता है, तो वह भाषा का प्रयोग करते करते ही व्याकरण को विद्यार्थियों को पढ़ाता है। इस विधि के अंदर विद्यार्थियों को अलग से व्याकरण वगैरह नहीं पढ़ाया जाता। इस विधि में पाठ के अंदर आए गद्य, कविता एवं वार्तालाप के माध्यम से ही विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों को याद करवाया जाता है। अगली विधि है व्याख्या प्रणाली। इस प्रणाली में शिक्षक नियमों को समझाकर पढ़ाता है। जो व्याख्या प्रणाली होती है, यह बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। इसमें एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों को समझाकर या फिर व्याख्या के साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है, व्याख्या प्रणाली के अंतर्गत अनेक विधियां आती हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहली विधि है आगमन विधि। इस विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उनसे नियम निकलवाए जाते हैं। जो आगमन विधि है, इस आगमन विधि में सबसे पहले विद्यार्थियों को उदाहरण दिए जाते हैं और उसके बाद में फिर नियम समझाए जाते हैं। जैसे कि इसकी प्रक्रिया है उदाहरण प्रस्तुत करना,
उदाहरणों का निरीक्षण करना, समानता पहचानना एवं फिर नियम निकालना। इसमें सबसे पहले विद्यार्थियों के सामने उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद में उदाहरणों के अंदर समानता को पहचाना जाता है और सबसे बाद में फिर उसमें नियमों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण दिए हैं, राम पढ़ता है, मोहन खेलता है, सीता गाती है। ये जो उदाहरण है इसके अंदर पहले उदाहरण दिए हुए हैं और इसके बाद में हमें नियम निकालने हैं। इसमें हमें पता चल रहा है कि कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है। ठीक है। इसके लाभ हैं, विद्यार्थी स्वयं सोचते हैं, स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, यह मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। इसके दोष हैं, इसमें अधिक समय लगता है। जो आगमन विधि है, इस आगमन विधि के लाभ ये है कि विद्यार्थी को स्वयं करके सीखने का मौका मिलता है एवं विद्यार्थी की चिंतन शक्ति भी मजबूत होती है। ठीक है। लेकिन इसमें एक दोष है कि इसमें समय अधिक लगता है। दूसरी विधि है निगमन विधि। इस विधि में पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरण दिए जाते हैं। जो निगमन विधि है वो आगमन विधि के ठीक विपरीत विधि है। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं और उसके बाद में नियम समझाए जाते हैं। लेकिन जो निगमन विधि है इसमें सबसे पहले विद्यार्थियों को नियम बताए जाते हैं और उसके बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है। उदाहरण है, पहले शिक्षक बताएगा कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं और फिर इसके वह उदाहरण देगा। जो निगमन विधि है इसके अंदर विद्यार्थी को सबसे पहले शिक्षक यह समझाएगा कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, यह नियम हो गया। और इसके बाद में वह इसके उदाहरण देगा कि राम एक संज्ञा है, दिल्ली एक संज्ञा है, बुढ़ापा एक संज्ञा है। ठीक है। इसके लाभ हैं, कम समय में पढ़ाया जा सकता है, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी, विद्यार्थी रटने लगते हैं, स्वतंत्र चिंतन कम होता है। ये दोनों इसके दोष हैं। निगमन विधि का एक लाभ यह है कि इसको कम समय में पढ़ाया जा सकता है एवं जो आगमन विधि है उसमें अधिक समय लगता है। एवं जो आगमन विधि है उसके अंदर विद्यार्थी स्वयं करके सीखते हैं। लेकिन जो निगमन विधि है, इस निगमन विधि में विद्यार्थी रटने पर ध्यान देते हैं। इस प्रकार यह इसका एक दोष है। इस प्रकार जो आगमन एवं निगमन विधि है वे ठीक एक दूसरे के विपरीत विधि है। निगमन में पहले नियम समझाए जाते हैं और उसके बाद में उदाहरण दिए जाते हैं और उसके विपरीत जो आगमन विधि है उसके अंदर पहले उदाहरण दिए जाते हैं और उसके बाद नियमों के माध्यम से विद्यार्थियों को समझाया जाता है। ठीक है। इससे अगली विधि है सहयोग विधि। इसे सुधार विधि भी कहते हैं। इस विधि में भाषा शिक्षण के दौरान ही व्याकरण सिखाया जाता है, मौखिक एवं लिखित त्रुटियों का सुधार किया जाता है। इसके लाभ हैं, व्यवहारिक ज्ञान मिलता है, भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखते हैं। इसका दोष है, नियमों का क्रमबद्ध ज्ञान नहीं मिल पाता। जो सहयोग विधि है इसको सुधार विधि भी कहा जाता है। इस विधि में भाषा शिक्षण के दौरान ही व्याकरण सिखाया जाता है एवं शिक्षण कार्य के दौरान जो भी मौखिक एवं लिखित त्रुटियां होती हैं उनको सुधारा जाता है। किसके माध्यम से? एक शिक्षक के माध्यम से। इससे यह लाभ होता है कि विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान मिलता है एवं उनको भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। अब हम यह जानेंगे कि व्याकरण शिक्षण के सोपान कौन कौन से हैं। पहला है प्रस्तावना। किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले शिक्षक विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न पूछता है और विद्यार्थी उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों के अंदर प्रश्न पूछने के माध्यम से रुचि उत्पन्न होती है और वे जिस पाठ को पढ़ेंगे उस पाठ के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर पहुंचते हैं। ठीक है। यही प्रस्तावना कहलाती है। अर्थात एक शिक्षक जब पाठ को शुरू करने से पूर्व यह जानने के लिए कि विद्यार्थियों को इसके बारे में कितना पता है एवं विद्यार्थियों को उस टॉपिक के ऊपर लाने के लिए वह विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न पूछता है और इन प्रश्नों को ही प्रस्तावना प्रश्न कहा जाता है। ठीक है। दूसरा सोपान है प्रस्तुतिकरण। जब एक शिक्षक कक्ष में शिक्षण कार्य करवाता है तो वह विद्यार्थियों को पाठ में आए हुए उदाहरणों के माध्यम से समझाता है एवं पाठ में आए हुए नियमों को विद्यार्थियों को पढ़ाता है एवं जो भी उदाहरण वगैरह आते हैं, कठिन शब्दार्थ आते हैं या फिर जो भी सामग्री होती है उनको श्यामपट्ट पर लिख करके विद्यार्थियों को समझाता है। तीसरा सोपान है तुलना एवं विश्लेषण।
पाठ के अंदर जो भी उदाहरण आते हैं, शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को उन उदाहरणों की तुलना करना सिखाई जाती है। ठीक है, एवं विद्यार्थी उनके अंदर समानता एवं भिन्नता का अनुभव भी करते हैं। चौथा है नियम निर्माण। पाठ के दौरान जब भी कोई उदाहरण आते हैं तो उन उदाहरणों को विद्यार्थियों से बताकर या फिर विद्यार्थियों से पूछकर एक शिक्षक उनसे नियमों को निकलवाता है। इस प्रकार यह नियम निर्माण कहलाता है। पांचवा है अभ्यास। एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य करवाने के दौरान विद्यार्थियों से कुछ प्रश्नों को मौखिक एवं लिखित रूप में पूछा जाता है, जैसे कि वाक्य पूर्ति के द्वारा, रिक्त स्थान के द्वारा या फिर कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए कुछ प्रश्नों को पूछा जाता है। यही अभ्यास कहलाता है। छठा है पुनरावृत्ति। एक शिक्षक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है और प्रश्न पूछने के दौरान जो भी त्रुटियां उनसे होती हैं, उन त्रुटियों को एक शिक्षक के द्वारा दूर किया जाता है और फिर उन प्रश्नों की बार बार पुनरावृत्ति करके उनका अभ्यास करवाया जाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों में स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है। यही पुनरावृत्ति कहलाती है। सातवां एवं लास्ट सोपान है गृह कार्य। पाठ को पढ़ाने के बाद में विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए कुछ प्रश्न दिए जाते हैं एवं नए उदाहरणों को लिखने के लिए दिया जाता है। इस प्रकार यह अभ्यास कार्य गृह कार्य कहलाता है, जिससे विद्यार्थियों का अभ्यास कार्य बार बार हो सके। अब हम यह जानेंगे कि औपचारिक एवं अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण क्या होता है। फर्स्ट है औपचारिक व्याकरण शिक्षण। नियमों को अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, परिभाषाएं और नियम याद करवाए जाते हैं। इसके लाभ हैं व्यवस्थित ज्ञान मिलता है। इसका दोष है शिक्षा नीरस हो सकती है। औपचारिक व्याकरण शिक्षण के अंदर विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है एवं जो परिभाषाएं और नियम हैं वे याद करवाए जाते हैं। इसका यह दोष है कि इससे शिक्षा नीरस हो सकती है, अर्थात विद्यार्थियों को नीरसता एवं उबाऊपन महसूस हो सकता है। एवं इसके लाभ ये हैं कि इससे विद्यार्थियों को व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरा शिक्षण है अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण। भाषा प्रयोग के माध्यम से व्याकरण सिखाया जाता है। गद्य, कविता, वार्तालाप आदि के दौरान नियम बताए जाते हैं। इसके लाभ हैं स्वाभाविक एवं रुचिकर शिक्षा। दोष हैं नियमों का गहरा ज्ञान कम मिल पाता है। जो अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण है, इसके अंदर भाषा शिक्षण के दौरान ही व्याकरण को पढ़ाया जाता है, अर्थात पाठ के अंदर आए गद्य, कविता, वार्तालाप आदि के माध्यम से ही विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों को बताया जाता है। ठीक है। जो औपचारिक शिक्षण है उसके अंदर व्याकरण के नियमों को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है एवं जो अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण है उसमें भाषा शिक्षण के दौरान ही व्याकरण के नियमों को बताया जाता है। इसमें जो गद्य है, कविता है या फिर जो वार्तालाप है, इसके माध्यम से ही विद्यार्थियों को नियमों को बताया जाता है। इससे विद्यार्थियों को स्वाभाविक एवं रुचिकर शिक्षा प्राप्त होती है। इससे यह लाभ मिलता है, लेकिन इसका एक दोष यह है कि विद्यार्थियों को नियमों का गहरा अर्थात स्थायी ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। अब हम यह जानेंगे कि व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम प्रणाली कौन सी है। अधिकांश शिक्षा शास्त्री आगमन विधि को सर्वोत्तम मानते हैं, क्योंकि इसमें विद्यार्थी स्वयं नियम खोजते हैं, सीखना स्थायी होता है, रुचि बनी रहती है तथा इससे विद्यार्थियों का मानसिक विकास होता है। जो भी अनेक शिक्षा शास्त्री हैं वे आगमन विधि को सर्वोत्तम विधि मानते हैं, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों को स्वयं करके सीखने का अवसर मिलता है। इसमें विद्यार्थियों का मानसिक विकास होता है, उनका जो ज्ञान है वो स्थायी होता है एवं विद्यार्थी उदाहरणों के माध्यम से नियमों तक पहुँचते हैं। इससे उनमें रुचि बनी रहती है। व्याकरण शिक्षण के अर्थ, उद्देश्य, महत्व, विधियाँ एवं सोपान टॉपिक को पढ़ने के बाद में अब यह निष्कर्ष निकलता है कि व्याकरण शिक्षण को पढ़ने के माध्यम से विद्यार्थी भाषा को शुद्ध रूप करना सीखते हैं, उनके अंदर विचारों की अभिव्यक्ति विकसित होती है, वे भाषाई अनुशासन को सीखते हैं। और अगर एक शिक्षक के द्वारा उचित विधियों एवं उचित सोपानों का प्रयोग किया जाए तो व्याकरण शिक्षण सरल, रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपना सुझाव देने के लिए कमेंट करें एवं इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।